डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर हैं मंसूर अहमद खान साहब। थैंक यू सो वेरी मच मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, मैं एक चीज सोचने पर मजबूर हूं कि ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है और हमारे पावर सेक्टर का सारा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है सर। और हम जानते हैं कि वो हमें कब से ये ऑफर दे रहे हैं कि आप ये हमसे ले लें, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली हम बलोचिस्तान के सर्टेन हिस्से के लिए उनसे ले रहे हैं, थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से हम 4000 मेट्रिक टन पेट्रोल तेल हर दिन स्मगल कर रहे हैं, पर हम ऑफिशियली नहीं खरीद रहे हैं। व्हाई डोंट वी रियलाइज दिस मंसूर अहमद खान साहब कि ईरान से दोस्ती करने में और अमेरिका को थोड़ा सा नाराज करने में यहां पे हमारा फायदा है। इंडिया उनसे तेल ले रहा है, चाइना उनसे तेल ले रहा है, पूरे खित्ते में सब उनसे ले रहे हैं, हम नहीं ले सकते। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? जी, मेरे ख्याल में जो आपने ये पॉइंट टच किया है ये बहुत ही अहम और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है पाकिस्तान के रिलेशंस का। बेसिकली इसका ताल्लुक है पाकिस्तान की जो नेबरहुड पॉलिसी है, पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक से कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए, होने चाहिए। ईरान के ऊपर मैं 1 मिनट आता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप दीगर हमसाया ममालिक को भी देख लें, आप भारत का केस अलहदा भी कर दें कि वो उनके साथ एक हमारी मुख्तलिफ तरह की रिलेशनशिप है, लेकिन अगर आप बाकी नेबर्स के साथ देखें, अफगानिस्तान के साथ या चीन के साथ या फिर ईरान के साथ हमारे जिस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए इकोनॉमिकली और पीपल टू पीपल, वो हमारे नहीं हैं। आना जाना नहीं है, तिजारत नहीं है, और इसमें बड़ी इससे हमें हमारी जो इस रीजन के अंदर, इस नेबरहुड के अंदर, इस खित्ते के अंदर हमें नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। ईरान की आपने बात की, ईरान के साथ मेरा ख्याल है हमारा जो 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है वो हमारे लिए बहुत मौके प्रोवाइड करता है। इस पे हमारा कोई बॉर्डर पे किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो एक अलग चीज रही, लेकिन बॉर्डर हमने फौरी तौर पर 1947 में आज़ादी के बाद बहुत जल्दी चंद सालों में इसको डिमार्केट कर लिया था, और इस तरह से ये तिजारत के लिए हमें पूरी तरह से अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ से बिजली की तरसील बहुत आराम से, बड़ी सस्ती बिजली ईरान के साथ हो सकती है, बहुत कुछ मिकदार में हो भी रही है कुछ इलाकों को, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मिकदार में ईरान ने हमें ऑफर भी किया गुज़िश्ता कई सालों में कि हम उनसे बिजली खरीद सकते हैं। गैस की तो फिर पाइपलाइन एक बहुत बड़ा एक इशू है। हमारे तमाम मसाइल गैस के एनर्जी के हल हो जाएंगे अगर हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किसी तरह से भी मुकम्मल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में, और तिजारत जो है वो हमारी हो नहीं पाती। हमने 2016-17 में फैसला किया था कि हम ईरान के साथ बैंकिंग रिलेशंस एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स और कॉन्स्ट्रेंट्स, चाहे वो प्रेशर अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो प्रेशर कुछ अरब ममालिक की तरफ से उस जमाने में था, तो हम उस स्टेप पे को भी आगे नहीं ले सके। तो मेरा ख्याल है ये हमें एक बुनियादी तौर पर एक अपने जो नेबरहुड के अंदर रिलेशंस हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। यही रिलेशंस हमें अपने अफगानिस्तान के साथ एड्रेस करने हैं, ताकि हम इस खित्ते में अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया की तरफ रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट कर सकें। और यही फिर रिलेशंस जो है हमें किसी तरह से भी, जब हमारी कोई एंगेजमेंट हो सके भारत के साथ, बुनियादी मसाइल के तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए जो भी लिमिटेड किस्म की एंगेजमेंट हो सकती है, तो हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं भारत के मामले में जरा इसमें ये देखना पड़ता है कि जिस किस्म के ट्रेंड्स भारत में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे शायद इस किस्म की प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ईरान के साथ हमें, मेरा ख्याल है, अगर हमें कुछ रिस्क भी लेने पड़े और हमें कुछ इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ बढ़ना पड़े, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मफाद में होगा। आमीन, अल्लाह करे वो दिन ऐसा। लेकिन अमेरिका की जो दफ्तर खारजा के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने ऑलरेडी इशारा कर दिया है कि पाबंदियां लग सकती हैं अगर आपने तिजारती मुआहदे किए और आपने कुछ सोचा, तो इशारा दे दिया है उन्होंने। हमें अब रियलाइज करना चाहिए कि सर हमने बहुत दफा उनकी धमकियों को सीरियस ले लिया और हमने अपने कौम के मसाइल को सीरियस नहीं लिया। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान फर्स्ट और कौम के मसाइल को पहले रखें और फिर उनकी धमकी को देखें, या आप समझते हैं कि नहीं, अभी भी हमारे मुआशी हालात ऐसे हैं, हमें इकोनॉमिक हिटमैन्स ने मार दिया है, तो अब हमें उनकी धमकी को मजीद सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल डोनर्स और ये सारे यहूदी बैंक हमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ देखें धमकियां ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली भी आप देखें, माजी में भी हमारे
एक आध बैंक के ऊपर सैंक्शंस लगी थी कई साल पहले, और अभी भी कुछ फर्म्स पे सैंक्शंस लगी हैं, और फिर हमारे जो चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी, चूंकि अमेरिका चाइना की एक रिलेशनशिप इस तरह के कंपटीशन में जा रही है जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से ज्यादा सख्त रवैये को भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है स्पेस होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अमेरिका एक बड़ी पावर है, लेकिन अमेरिका के साथ सबसे पहले तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी होगा कि हम अपने जो खित्ते के अंदर अपने जो प्रायोरिटीज हैं उनको क्लियर करते हुए फिर हम अमेरिका के साथ टेकअप करें। मसलन अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक वेवर के लिए अप्लाई नहीं किया है इसके लिए, तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए एक वेवर के लिए तो अप्लाई करे, क्योंकि अदरवाइज इसके ऊपर ईरान की तरफ से पेनल्टी इन्वोक हो सकती है अगर इसका मैंडेटरी पीरियड मुकम्मल हो गया और ये प्रोजेक्ट आगे ना बढ़ा। तो अगर हम वेवर के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे मेरा ख्याल अमेरिका को ये मैसेज भी जाएगा कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की तरफ सीरियस है, और फिर कोई ना कोई हल इसका निकाला जा सकता है। पाकिस्तान की मजबूरियां अपनी हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को फेस्ड हैं वो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनसे भी पाकिस्तान को एक अपनी एक खुद इन्हसारी की एफर्ट करते हुए ही निकलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा मौका है जब पाकिस्तान को ये डिसीजन लेने चाहिए कि हमने नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं। हम अगेन ईरान के साथ वो बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकते कि आज हमने ताल्लुकात एक विजिट के जरिए अच्छे कर लिए हैं, कल को हम फिर कुछ कमिटमेंट्स में पीछे रह जाएं और फिर किसी किस्म की बट खान साहब इशू वही है ना कि आप बात ऐसी कर रहे हैं कि जो काम आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान में अब कैसे होगा। सर मेरा सवाल आपसे यह है सर, ईरान के ऊपर 1979 में सैंक्शंस लगे थे, पाबंदियां लगा दी गई थी हर किस्म की, और उसके बाद आज हम ईरान को देखें तो उनका चॉकलेट सर पाकिस्तान में स्मगल होकर आता है, हम खाते हैं, हम अपने शहरों में खरीदते हैं और वो हमें इंपोर्टेड चॉकलेट से ज़्यादा अच्छा लगता है। उनका बिस्किट, उनका कुकिंग ऑयल, यहाँ तक कि उनकी लस्सी प्लास्टिक की बोतलों में पैक होकर आती है और हमारे शहरों में बिकती है और हम बड़े शौक से पीते हैं और हमें बड़ी फ्रेश भी लगती है। पॉइंट ऑफ सेइंग दिस है सर कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना स्ट्रांग किया कि वो एक एक चीज अपनी जरूरत की खुद पैदा करते हैं, खुद कफील हो गए, और हमने अमेरिका का साथ दिया, उनकी सारी बातें मानी और हम इस कदर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि हमने अपना खुद कुछ बनाया ही नहीं। बचपन में छोटे थे सर, एक पाकिस्तानी चॉकलेट हम बड़े शौक से खाते थे, अब तो वो भी हमें नजर नहीं आती। हमारा कोई ब्रांड ही नहीं है, पाकिस्तानी कोई गाड़ी नहीं है, पाकिस्तानी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ी बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, वो भी अपने डेनिम और एक्सपोर्ट्स की वजह से वो भी थान के थान बाहर जाते हैं, लेकिन सैडली हमने अपनी सर मैन्युफैक्चरिंग पे कोई जोर ही नहीं दिया कि हम कोई मेड इन पाकिस्तान चीज बनाए। हमारा जो खेवड़ा का सॉल्ट है सर, पिंक सॉल्ट, वो बाहर जाके किसी और कंट्री के नाम से बिकता है। अब हम लोग सर कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं विद द सेम स्ट्रैटेजी, और हम कब क्या होगा ऐसे कि हम रियलाइज करेंगे कि सर कि नाउ इट्स टाइम टू वेक अप? नहीं, सेम स्ट्रैटेजी से तो आई एग्री कि सेम स्ट्रैटेजी के जरिए तो हम मजीद जो है अपने बर्डन में, डेट के बर्डन में, लोन्स के बर्डन में इजाफा करते रहेंगे, और जब तक हम एक सीरियसली खुद इन्हसारी की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल हम अपने मसाइल का हल नहीं तलाश कर सकेंगे या अपने मसाइल के हल की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। आपने ईरान की खुद इन्हसारी की बात की, ईरान के अंदर आप जाएं तो ईरान किसी भी तरह से किसी डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं है। उन्होंने अपने सारे निजाम को अपनी खुद इन्हसारी के जरिए डेवलप किया है। सोचिए सर, अगर हम उनसे ताल्लुकात अच्छे कर लें तो ये टेक्नोलॉजी हम उनसे पाकिस्तान में भी ला सकते हैं, हम भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खान साहब, इब्राहिम रईसी साहब की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी कौम से खिताब कर सकें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी की गई। क्या वजह हो सकती है सर इस ख्वाहिश की, और क्या वजह हो सकती है ख्वाहिश पूरी नहीं करने की? खान साहब, मेरा ख्याल है कि देखें, उनका जो दौरा हो गया है ये ही एक अच्छी इंडिकेशन है कि उन्होंने जो जनवरी में जिस तरह के मुश्किल हालात में दोनों ममालिक थे, उसके बावजूद ईरान के सदर ने यहाँ का दौरा किया। वो पहले सदर मुमलिकत हैं किसी भी मुल्क के जो इन 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान विजिट किया और इजराइल पे हमले के बाद फौरन पहला विजिट उनका भी पहला विजिट है, और उन्होंने
वो बंद दरवाजे खोलने की तरफ पहला कदम लिया है, जो पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस में ज्यादा से ज्यादा जिनमें प्रोग्रेस करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आपने जो बात की थी कि ईरान की प्रोडक्ट यहाँ आती हैं, ईरान की प्रोडक्ट्स अगर आप ईरान की ट्रेड पर नजर डालें अफगानिस्तान के साथ तालिबान की हुकूमत के आने के बाद, तो उनकी ट्रेड पाकिस्तान की ट्रेड से या उनकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है हर तरफ ये इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि खुद इन्हिसारी पर तवज्जो देकर कौमें आगे बढ़ती हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरी पावर्स से ताल्लुकात खराब कर लें। उसके लिए अपनी जगह मौजूद है, उनके साथ एंगेजमेंट की स्पेस मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस रखने की जरूरत है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब तक हम इकोनॉमिकली अपने पैरों पर खुद नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तक हम दूसरों के प्रेशर्स को लेने पे मजबूर होंगे। कमिंग टू माय क्वेश्चन सर, कमिंग टू माय क्वेश्चन, वो स्पीच क्यों करना चाहते थे, कौम से खिताब पाकिस्तान की क्यों करना चाहते थे इब्राहिम रईसी साहब, और क्यों हमारी इंतजामिया ने आपकी समझ के मुताबिक उन्हें इजाजत नहीं दी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आते हैं आपके बरादर ममालिक के जो सरबराहान है, खासतौर पर बरादर इस्लामी ममालिक के, हमसाया ममालिक के, तो ये ट्रेडिशन कई दफा होती है कि वो पार्लियामेंट से खिताब करते हैं और पार्लियामेंट के जरिए वो फिर उनका खिताब होता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पार्लियामेंट के भी सेशंस जिस तरह के अभी इलेक्शन होने के बाद हुए हैं जिसमें काफी मसाइल भी देखे गए हैं, तो गालिबन मुझे इस बात का इल्म तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन गालिबन कोई अगर ऐसी कोई उनकी तरफ से रिक्वेस्ट होगी तो मेरा ख्याल, या ख्वाहिश होगी, तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली वो शायद पॉसिबल नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। और वो है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में चल रही है उसकी वजह से शायद इसके डोंट यू थिंक मंसूर साहब, डोंट यू थिंक अमेरिका की आंखें भी इस वक्त पाकिस्तान पे जुड़ी होंगी, इजराइल की आंखें भी पाकिस्तान पे जुड़ी होंगी, शायद इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन का इतना जिक्र किया ताकि दुनिया को मैसेज जा सके, और ये बात लोगों को अच्छी तो नहीं लग रही होगी सर? देखिए, इजराइल का और जो ईरान के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, जो ईरान की इजराइल के साथ रिलेशनशिप है, या जिस तरह का उन्होंने हम दोनों ही इजराइल को नहीं मानते ना सर जी, और ईरान ने बहुत सख्त पोजीशन अपनाई है हमेशा इजराइल के ऊपर। और इस फेज में जहां पे तमाम मुस्लिम ममालिक से आगे बढ़कर ईरान ने, जब उनके ऊपर उनकी एम्बेसी के ऊपर सीरिया में इजराइल की तरफ से अटैक हुआ, तो उन्होंने उसका फौरी तौर पर अपने डिफेंस में जवाब दिया है अटैक करके इजराइल के ऊपर। तो मेरा ख्याल है वो तो ईरान ने बहुत एक ऐसी पोजीशन ली है जिसको पाकिस्तान की कौम भी पूरी तरह अप्रिशिएट करती है। और यस, जो प्रेशर्स हैं ईरान की इस इजराइल के ऊपर पोजीशन पे, या ईरान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात का तनाजुर है, उसमें ये प्रेशर वेस्ट की तरफ से और ईरान की तरफ से पाकिस्तान पे रहेगा। लेकिन ईरान एक हमसाया मुल्क है, 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा। हम अपने ताल्लुकात ईरान के साथ किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जब हम नजरअंदाज करते हैं तो फिर उसके नताइज अच्छे बरामद नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जो भी पावर में हो उसको इस बात पे तवज्जो देनी होगी कि नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी पे आना पड़ेगा। थैंक यू मंसूर अहमद खान साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम है जी। आखिरी वर्ड्स या नेबर्स फर्स्ट, पाड़े सरियन जो ख्याल रखन